ओके, तो 401 से हमें स्टार्ट करना था। ओके 400 और ये 403, 404, ये 405 कर लिए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या बात हुई थी, यहाँ पे क्या है कि 12 एड्रेस लाइन्स हैं और 4 आपकी डेटा लाइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बनता है कि अगर साइज़ आपको लिखना है किसी भी मतलब मेमोरी का, तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें जितनी एड्रेस लाइन होंगे उसको 2 की पावर में चढ़ाएंगे। ये देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये देखो 2 की पावर। तो हमेशा एड्रेस लाइन्स को 2 की पावर में चढ़ाएंगे हमेशा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेटा लाइन से। इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 12 इंटू 4, यहाँ पे 4 डेटा लाइन है। ओके, तो ये पूछ रहा है कितनी मेमोरी चिप्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ये 2 की पावर 12 इंटू 4 आप करके इस एक मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और आपको टोटल मेमोरी कितनी चाहिए 16K। तो आप क्या करेंगे 16K से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो मेमोरी चिप की संख्या के लिए हमने क्या किया 16, और K का मतलब है 1024। ओके, जो KB और MB में 1024 होता है, मतलब 2 की पावर 10 और इंटू आपका 8 क्योंकि ये बाइट्स दिया है, हमें बिट्स में चाहिए। ये क्या दिया बाइट्स, ये बाइट्स दिया है, ये बाइट्स दिया, तो इसको हमें बिट्स बनाना है। ठीक है, तो इसको बिट्स बनाने के लिए आपका एक बाइट में 8 बिट हो गई, तो ये आपका 8 हो गया। 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, दिख नहीं पा रहा होगा, ये आपका ये यहाँ पे ये 8। ओके, और अपॉन ये जो है 2 की पावर 12 जो कि 4096 और इंटू 4, तो ये आप डिवाइड करके, तो इससे आपको नंबर मिल जाएगा कि आपको टोटल मेमोरी जितनी चाहिए उसके लिए आपको इस मेमोरी का कितनी मेमोरी चिप चाहिए। आपको 8 मेमोरी चिप चाहिए। ओके, तो ये इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे 16K की जगह वो क्या बोलेगा 64K बाइट की मुझे मेमोरी दो, तो 64K बाइट्स की मेमोरी के लिए आपको, और वहाँ पे 12 की जगह 16 एड्रेस लाइन दे देगा, और 4 की जगह 8 डेटा लाइन दे देगा। जैसे कि एक मैं बोलूँ, अगर वो कह रहा है 64K, तो आप क्या करोगे 64 इंटू 1024 इंटू 8। अगर वो कह रहा है 64K बाइट्स, तो 8 से मल्टीप्लाई अपॉन, अब वो कह रहा है कि आपकी 16 तो एड्रेस लाइन्स हैं और आपकी 8 डेटा लाइन है, तो आप क्या करोगे इसको 2 की पावर 16 और इंटू आप 8 से इसको डिवाइड कर दोगे, और इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा उतनी आपकी नंबर ऑफ चिप्स आ जाएंगी। मतलब ये मैंने वैल्यूज़ को चेंज करके भी एक बताया है। ओके, यहाँ पे देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 16 के बाइट्स को मेमोरी को डिजाइन करना है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 12 एड्रेस लाइन्स हैं और 4 आपकी डेटा लाइन्स है। ये ISRO में 2009 में पूछा था, उसी को रिपीट करके इसने 2014 में पूछ लिया है। तो इसमें भी वही चीज़ करिए कि 16 इंटू 1024 इंटू 8 अपन 4096 इंटू 4, तो आपका 8 यहाँ पे नंबर ऑफ चिप्स चाहिए रहेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज 16 के बाइट्स ओके इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये ISRO 2007 में पहले पूछा था, ISRO में उसने खुद पूछा, फिर अपने ही क्वेश्चन को उसने रिपीट करके 2009 में पूछा, और उसी क्वेश्चन को उठा के UP आर्बिनल JEE में 2014 में पूछा है। ओके, तो यहाँ पे भी 8 ही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर विच कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर दैट हैज 8 बिट वर्ड लेंथ एंड यूजेस 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। तो यहाँ पे क्या है कि 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक का आपको नंबर बताना है। 2's कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक में आपका अगर 8 बिट की बात है तो आपका -28 सबसे आपका ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर हो सकता है। ओके, तो यह -28 128 याद रखेंगे अगर 8 बिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, -2 की पावर 8। ओके, तो ये आपको इतना देगा 8 -1। ओके, तो ये आपको 2 की पावर जब 7 करेंगे तो ये 128 किसके इक्वल होता है, आपका 2 की पावर 7 के, और इसमें माइनस हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर के लिए माइनस, तो -128 दे देगा। ओके, बात किसकी हो रही है, 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की। 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अलग होगा, और इस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव तो आपका 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 128 है माइनस, लेकिन पॉजिटिव नंबर आपका +127 होगा, उसमें एक आप कम कर देंगे। उसमें जब ये लगाएंगे तो जैसे ये है, तो ये -2 की पावर 8 -1 और -1, ये आपका पॉजिटिव प्लस, तो ये पॉजिटिव नंबर आपका होगा। ये रेंज है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की, इसमें 8 की जगह आप n लगा सकते हैं, तो -2 की पावर n-1 2 यहाँ से लेके +2 की पावर n-1 ऑफ -1, ये रेंज है जब आप 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले देखते हैं 413 कि मेमोरी दैट लूजेज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज लॉस्ट। जब पावर चली जाएगी तो कौन सी वोलेटाइल मेमोरी, उसका नाम इसीलिए वोलेटाइल रखा जाता है। वोलेटाइल क्या चीज़, जैसे आपका स्पिरिट, तो अगर उसको खुले में कर दिया तो उड़ जाएगा हवा में, तो वो वोलेटाइल हो गया। तो जैसे ही आपने पावर बंद करी उसके बाद वो मेमोरी चली जाएगी। जैसे कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम में तभी तक चीज़ रहती है जब तक आपका मोबाइल या फिर आपका जो PC है, कंप्यूटर है, वो ऑन है, लैपटॉप। जैसे ही ऑफ कर देंगे तो रैम की मेमोरी हमारी चली जाएगी। तो आपका जो कंटेंट लॉस कर दे अपना पावर ऑफ होने पर, वो वोलेटाइल मेमोरी।
उसके बाद आपका EPROM जो मैंने पहले बता दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो उसका आप कंटेंट को कैसे इरेज करते हैं, बाय एक्सपोजिंग इनटू अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी मैंने बताया था, यूवी रेज से इसको एक्सपोज करके आप इसका वो इरेज कर सकते हैं डेटा। ओके, अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 408 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 408। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ एन ऑडियो कैसेट टेप इन अ कैसेट प्लेयर। देखिए ये पहले देख लें किसका, BSNL का क्वेश्चन है। तो एक कैसेट प्लेयर के अंदर जो कैसेट टेप लगी है, जो पहले VCD VCR चलते थे उसमें कैसेट टेप होती थी, उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओके, और द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इज 20 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे देखो स्पीड दी है, फ्रिक्वेंसी दी है आपकी, मिनिमम स्पेटियल वेवलेंथ ऑन द टेप इज, वेवलेंथ पूछे कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी हमारी होनी चाहिए। अब क्योंकि वेवलेंथ जो है आपका फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये जो आपका लिखा है, ये जो टर्म लिखा है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का मतलब वो मिनिमम वेवलेंथ ही होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो उसके रिगार्डिंग आपका वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब जो नॉर्मल फार्मूला होता है आपका C = आपका लैम्डा इंटू म्यू, मतलब ये फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से C को हमने वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, ओके, V से रिप्लेस कर दिया, V = म्यू लैम्डा, ये म्यू आपका फ्रिक्वेंसी है, तो आपका लैम्डा क्या आ गया, V/म्यू। बस हमने यहाँ पे यही किया है कि ये आपकी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, ओके, और ये नीचे आपकी फ्रिक्वेंसी होगी 20 किलोहर्ट्ज, ऊपर आपकी वेलोसिटी होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको हम क्या कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। उसके लिए हमने ये 10⁻⁻² आपका मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो आंसर देगा 2.5 माइक्रोमीटर, तो इतनी वेवलेंथ हमें चाहिए रहेगी। ओके, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला है, उसको याद करने का तरीका भी उतना ही आसान है, इसमें कभी भी कन्फ्यूजन हो आप हमेशा याद रखो C जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸, जो कि काफ़ी बड़ी वैल्यू है, वो एक तरफ रहता है, बाकी आपका ये वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एक तरफ रहते हैं। तो C = म्यू लैम्डा, बाकी फिर इससे आपको कुछ भी निकालना हो तो आपका म्यू हो जाएगा C/ लैम्डा, आपका लैम्डा हो जाएगा C/ म्यू, तो ये सारे फॉर्मूले इसी के अंदर से निकलते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट 409 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ डिस्क हैज़ 500 बाइट्स पर सेक्टर, तो हर सेक्टर में उसके 500 बाइट है, 100 सेक्टर्स पर ट्रैक, और 100 सेक्टर है एक ट्रैक में, और 20 उसके पास हेड्स है और 1000 सिलेंडर है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हमें बतानी है, तो टोटल कैपेसिटी के लिए यहाँ पे सीधा से क्या लॉजिक है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है सिलेंडर, सिलेंडर भी कितने 1000, उसके अंदर होता है हेड कितने 20, तो इसके हिसाब से 20,000 हेड्स हो गए, मतलब 20 हेड एक सिलेंडर में होगा, तो 20,000 आपके हेड हो गए, और एक हेड के अंदर आपके 100 मतलब जो ट्रैक है उसमें 100 सेक्टर है, मतलब पर ट्रैक पे 100 सेक्टर है, तो हर चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमारी टोटल, ठीक है, मल्टीप्लाई और टोटल मेमोरी निकल आएगी। तो ये आपका 500 × 100 × 20 × 1000, ये आपका 1 GB, ये इसको आप गिन लेंगे ये कितना है, तो ये 1 × 10⁻⁹ आपका 9, तो ये आपका 1 GB हो गया, तो 1 GB आपका आंसर आ जाएगा, इतनी मेमोरी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बात कर रहा है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस की, ठीक है, तो इसको मैं फिर से बोल दूँ, एड्रेस लाइंस के आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए 2 की पावर में इसको चढ़ाना है, 2 की पावर में, ओके, नीचे नहीं, और डेटा लाइंस आपका एज इट इज पर यूज होता है। तो एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड टू एड्रेस 8 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, मतलब 8 किलोबाइट ऑफ मेमोरी को आप 2 की पावर में लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, किलो हो गया आपका 2 की पावर 10, तो वो टोटल बना देगा 2 की पावर 13, और 13 से आपका 13 एड्रेस लाइंस आपका आंसर आ जाएगा कि 13 एड्रेस लाइंस हमें यहाँ पे चाहिए रहेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं, मेमोरी रेंज ऑफ मेमोरी चिप, 1 किलो बाइट या 1 किलो की चिप की मेमोरी रेंज कितनी होगी, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, इसमें कोई सॉल्व करने का वो नहीं है, तो 000H से लेके, ठीक है, 00 से शुरू होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन भी तो गलत हो गया, C और हमारे D हो सकते हैं, और 03FFH तक होगी, H हमारा हेक्साडेसिमल, तो आपका 03 और FF यहाँ तक आपका 000 से लेकर ये आपके क्या है हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए दोनों, तो यहाँ से आपकी मेमोरी यहाँ तक रहेगी। ओके, 000 से लेकर 03FF किसकी बात करिए, 1 किलो बाइट की, 1 किलो बाइट की अगर बात करें, ओके, तो आपका ये होगा। और बाइट और बिट्स को याद करने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। बाइट और बिट्स को अगर याद करें, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, देखो बाइट की स्पेलिंग होती है बड़ी, तो बाइट ज़्यादा बड़ा चीज़ है और बिट आपका छोटा है, तो एक बाइट में आपका 8 बिट्स आएंगे, 8 बिट्स को जब मिलाओगे तो 1 बाइट बनेगा। और एक टर्म होती है निबल, तो एक निबल आपका 4 बिट्स के इक्वल होता है, ये भी याद रखेंगे। ओके, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बाइट की स्पेलिंग आप देखो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, बिट की आपकी 3 से, तो 8 बिट्स को जब आप जोड़ोगे तो आपका 1 बाइट बनेगा, मतलब ये इसलिए बता रहे कन्फ्यूजन अगर हो जाता है तो बाइट और बिट में। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 415 पे, द मिनिमम नंबर ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड टू मेक अ डायनेमिक
रैम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमिक रैम को बनाने के लिए आपको एक मॉस ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, केवल एक, और एक स्टैटिक रैम को अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे 6 मॉस ट्रांजिस्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। 1 और 6 नंबर याद रहेगा, डायनेमिक रैम के लिए 1 और स्टैटिक रैम के लिए आपका 6। उसके बाद आगे चलते हैं। फॉर 4096 × 8 EP रोम, एक आपको EP टाइप की मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम की बात हो रही है। 4096 × 8 द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स, तो एड्रेस लाइन्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका 4096 और ये 8, यहाँ पे ये समझो ये जो 8 दे रहा है वो डेटा लाइन्स बता रहा है, ओके। और एड्रेस लाइन जो पहला वाला टर्म है, तो 4096 को आप 2 की पावर 12 लिख सकते हो। जब इसको 2 की पावर 12 लिखा तो ये जो ऊपर का 12 है यही आपका नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हो गया, ओके। ये हमने किया 4096 को आपने ये करके लिखा है तो 2 की पावर 12 बन के आ रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि क्रॉस 8 जो लिखा है 8 आपका डेटा लाइन्स है। उसके बाद और आगे चलते हैं, जैसे पहले 422 देख लेते हैं कि अ ब्लैंक EP रोम हैज़, एक ब्लैंक EP रोम की बात हो रही है तो उसके पास ऑल बिट्स सेट टू लॉजिकल 1, उसके अंदर सारी बिट्स आपकी 1 पे सेट होंगी, ओके, हाई होंगी, ये याद रखेंगे अगर ब्लैंक EP रोम है तो। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि डायनेमिक मेमोरी सेल्स, जैसे डायनेमिक मेमोरी सेल आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, तो आपका मॉसफेट्स का जो कि हम CMOS भी बोल देते हैं, तो मॉसफेट का यूज़ करके बनाया जाता है, फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिस्टर फेट्स नहीं मॉसफेट, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी सेल। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मेमोरी चिप्स, यहाँ पे चिप्स की बात कर रहा है, कितनी मेमोरी चिप्स हैं आपकी, 5 मेमोरी चिप्स हैं ऑफ साइज 16 × 4, ओके हैव देयर एड्रेस बसेस कनेक्टेड टुगेदर, उनके एड्रेस बसेस को साथ में जोड़ दिया, तो इसका साइज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये समझो कि ये तो 4 आपकी, यहाँ पहले तो ये जो 16x4 है आप इसका एड्रेस और डेटा लाइन निकालो, वो अलग अलग निकलेगा आपका। आप अगर यहाँ से डेटा लाइन निकालना चाहोगे वो तो आपकी 4 डेटा लाइन होगी, क्योंकि ये नंबर डेटा लाइन को शो करता है। इसको आप 2 की पावर में लिखो तो ये 2 की पावर 4, मतलब यहाँ पे 4 एड्रेस लाइन है और 4 ही आपकी डेटा लाइन है, ओके। तो यहाँ पे डेटा जो लाइन है वो तो आपकी, क्योंकि 5 मेमोरी चिप है तो वो 5 गुना हो जाएंगी सीधे से, तो ये आपका 20 हो गई, ठीक है। डेटा लाइन का डायरेक्ट आंसर आपका रहेगा करेक्ट 20। पर यहाँ पे जो बात हो रही है एड्रेस बस की, तो वो हमारा A0 से A15 तक जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक साथ जोड़ दिए, तो ये कितनी 16 आपकी एड्रेस बस हो जाएंगी। तो एड्रेस बस तो उतनी रहेंगी, और यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एक की है वही आपकी टोटल की रहेगी, जैसे 16 यहाँ पे था 16 यहाँ पे भी रहेगा, तो एड्रेस बस आपकी मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन डेटा बस आपकी जो 4 थी वो आपकी 20 हो जाएंगी। तो 16 × 20 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी किसी आंसर में कुछ भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ओके। 417 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रिंग ऑफ 4 बिट, ये मैंने अभी ही बताया था, निबल इसको कहते हैं, ठीक है। 4 बिट, देखो 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है, 4 को मिला दोगे तो 1 निबल बनेगा, और 1024 बाइट को मिलाओगे तो 1 KB बनता है, जो हम KBM मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। और आप फिर इसका 1024 KB को तो मिलाओगे तो 1 MB बन जाएगा, इसी तरीके से आपका GB बन जाएगा, TB बन जाएगा, फिर उसके बाद जेटाबाइट बन जाएगा। तो ये सारे ऐसे बढ़ते जाते हैं। फिर यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स इन 8 बिट 4K रोम, 4K रोम में कितनी एड्रेस लाइन्स होंगी, तो 4K को आप 2 की पावर में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 2 की पावर 10, तो 2 + 10 को ऐड कर दोगे तो 12 आपकी एड्रेस लाइन हो जाएंगी। फिर बात आती है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी आपकी है रैम, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे, जैसे कि 423, यहाँ पे कह रहा है इफ द मेमोरी साइज इज 256 × 1, ये आपका मेमोरी साइज है, विड्थ, देन द नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड टू मेक 1 KB, 1 KB बनाने के लिए आपको कितनी 1 KB मतलब बाइट्स, ये KB में बिट नहीं है बाइट है, ओके, बाइट है, तो बाइट बनाने के लिए कितनी मेमोरी, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऊपर टोटल लिखो, जैसे यहाँ लिखा है 1 और KB का मतलब आपका 1024, और क्योंकि बाइट्स है इसलिए 8, जो हमने पहले भी किया है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी, 1 × 1024 × 8। अब आपको नीचे दिया है 256 × 1, तो उसी को लिख दो और यहाँ से सॉल्व कर लो, तो आपका 32 ऐसी चिप्स चाहिए रहेंगी अगर हमें टोटल 1 KB मेमोरी बनानी है तो। अब यहाँ पे शुरू होता है ADC DAC, ओके। तो नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 512 ऑपरेशन को अगर आपको कोड करना है तो आपको कितनी बिट्स चाहिए, तो हमेशा इस तरह की चीज़ों में आप 2 की पावर n में ही बनाओ, यहाँ से n जो आपका होगा वो आंसर हो जाएगा, तो आपको n 9 चाहिए, ठीक है। 512 क्या है 2 की पावर n, तो n = 9 आपको नंबर ऑफ बिट्स चाहिए रहेंगे अगर आपको 512 ऑपरेशंस को कोड करना है तो। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ SAR, ठीक है, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रेशियो टाइप का जो है SAR, तो उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारा है 429 द S, ठीक है, कौन सा 882Z सीरीज की IC,
ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सीरीज़ के आईसी के नाम के संग उनको पढ़ा है। तो ये सीरीज़ की आईसी क्या होती है हमारा, ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर होती है। ओके, हमारे काफ़ी सारे कन्वर्टर होते हैं, डीसी टू एसी, एसी टू एसी, एसी टू डीसी। तो ये हमारी डीसी को डीसी में ही चेंज करने वाला, वैल्यूज़ को चेंज करने वाला कन्वर्टर है, S822। ये आपका इसमें पूछ लिया था। ओके, कुल मिला के इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। S882Z बस याद कर लेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। उसके बाद आते हैं 426 में, 4 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एक डैक हैज़ एन आउटपुट रेंज ऑफ 0 to 1.5 वोल्ट। उसके आउटपुट रेंज 0 to 1.5 वोल्ट है। उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, तो उसका रेजोल्यूशन हमारा कितने बिट है उसके इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कितने बिट है, n, तो 2 की पावर n के इक्वल होता है हमेशा हमारा रेजोल्यूशन डैक का। किसकी बात हो रही है, डैक। तो याद रखेंगे कि जितनी इसकी बिट है उसी को 2 की पावर में चढ़ा दो, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बिट है तो रेजोल्यूशन इसका डायरेक्ट 60 हो जाएगा। उसका इस आउटपुट रेंज से हमारा मतलब नहीं है रेजोल्यूशन का। उसके बाद यहाँ पे आते हैं द नंबर ऑफ कंपेरेटर्स नीडेड, कितने कंपेरेटर हमें चाहिए इन अ 4 बिट फ्लैश टाइप एडी। ये आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और ये डैक आपका था डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर था, ये दोनों अलग अलग है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो ये फ्लैश टाइप का एडीसी है। ओके, और इसमें नंबर ऑफ कंपेरेटर हमसे पूछ रहा है, अगर ये 4 बिट की बात कर रहा है तो हमारा कंपेरेटर की संख्या सीधे से 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n तो हमेशा हर जगह हमारा यूज़ होता ही है, तो इसमें से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारा 15 हमारे कंपेरेटर चाहिए। ठीक है, इसमें फ्लैश टाइप एडीसी में कंपेरेटर हमारे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं 427 की, द मैक्स 1112 इज। तो ये एक आईसी का नाम है, या कह सकते हैं एक सर्किट का नाम है मैक्स 1112। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा सीरियल एडीसी होता है। तो मैक्स 1112 आपका क्या हो गया, सीरियल एडीसी हो गया, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सीरियल टाइप का। मैक्स 1112। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर्स वाली बात आ गई, 6 बिट के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, तो हमारे हमने देख लिया 2 की पावर n माइनस 1, तो 64 माइनस 1 मतलब 63 आपको कंप्यूटर चाहिए। -1 ध्यान रखेंगे, ये नहीं भूल जाएंगे। उसके बाद आता है 428 कंपेंडिंग डैक्स हैव एडवांटेज ओवर लीनियर डैक। तो 2 तरीके के डैक की बात हो रही है कि डैक भी आपके 2 तरीके के हो रहे हैं, एक आपका कंपेंडिंग है और एक आपका लीनियर डैक है। तो दोनों में आपका क्या डिफरेंस है, या फिर कंपेंडिंग आपका क्यों बेहतर है, कंपेंडिंग आपका क्यों बेहतर है लीनियर डैक में से। ओके, तो कंपेंडिंग डैक के बाद बात कही जा रही है कि उसके पास डायनेमिक रेंज होती है काफ़ी। लीनियर डैक के पास, उसका नाम ही लीनियर, उसके पास इतनी डायनेमिक रेंज नहीं होती है। कंपेंडिंग डैक के बाद पास डायनेमिक रेंज होती है। उसके बाद 432 में आते हैं, यहाँ पे क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज इन डिजिटल वोल्टमीटर। ठीक है, डिजिटल वोल्टमीटर में एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को यूज़ किया, कुड बी, वो हो सकता है सक्सेशन अप्रॉक्सीमेशन टाइप, ओके, या फिर फ्लैश कन्वर्टर टाइप हो सकता है, या फिर डुअल स्लोप कन्वर्टर हो सकता है। अलग अलग तरीके के आपके क्या है, A to D कन्वर्टर है। फिर क्या पूछा था, करेक्ट सीक्वेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्जन टाइम, मतलब उनके कन्वर्जन टाइम में बढ़ते हुए सीक्वेंस का आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे ये बात समझने की कि आपका जो फ्लैश टाइप कन्वर्टर होता है उसके नाम से हिंट मिलती है कि सबसे फास्ट होता है, तो हमको इंक्रीजिंग टाइम के हिसाब से बताना है। तो सबसे कम टाइम कौन लेगा, हमारा यही लेगा। तो देखो 2 वाला आपका पहले नंबर पे आ गया। अब आप इसी को अगर चेक कर लोगे तो आप, ये ISRO का क्वेश्चन था, ISRO का 2007 का, तो आपका आंसर तो यहीं पे आ गया, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 2 सबसे पहले नहीं है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप आएगा, ये थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता है इससे, और सबसे ज़्यादा टाइम आपका डुअल स्लोप कन्वर्टर लेता है, तो वो आपका 3rd नंबर पे आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्जन टाइम के हिसाब से आपका सबसे पहले नंबर पे फ्लैश कन्वर्टर टाइप, क्योंकि वो सबसे कम टाइम लेता है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। उसके बाद आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप, और आपका 3rd नंबर पे आएगा डुअल स्लोप कन्वर्टर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 438। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, 5 बिट डैक की। हैज़ अ करंट आउटपुट, इसका करंट आउटपुट है फॉर अ डिजिटल इनपुट। ठीक है, इसका डिजिटल इनपुट 10110 दिया है, एंड आउटपुट करंट ऑफ, ठीक है, इसका कुछ करंट आउटपुट था, वो हमें आउटपुट करंट दिया 10 मिली एम्पेयर इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट विल बी द आउटपुट करंट फॉर अ डिजिटल इनपुट ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के कहा है कि एक जो डिजिटल इनपुट दिया है वो हमारा 10100 है, उसके लिए कुछ ये करंट मिली है आपको 10 मिली एम्पेयर। अगर हम उसी को बदल देंगे 1110001 में, इसमें बदल देंगे तो आपकी करंट कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको पहले ये नंबर निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सीधे से फॉर्मूला हमारा लगेगा, एनालॉग आउटपुट इजकल टू K इंटू डिजिटल इनपुट। ओके, ये हमारा K अलग से इस्तेमाल होगा। तो K हम कैसे निकालेंगे, पहले वाले केस से, और उसी को K को जो निकाला पहले केस में उसको हम दूसरे वाले केस में लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें K की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब डिजिटल इनपुट आपका कितना है, तो आपको ये जो 10100 है, ये आपको देखना पड़ेगा ये कितनी वैल्यू दे रहा है। ये आपको 16 और ये 420 वैल्यू दे रहा है, तो कोई 20 वैल्यू यहीं से आई। ये देखो 10100 आपका 20 बेस 10, मतलब डेसिमल में आपका 20 होता है, ये बाइनरी में है, तो
तो 20 आपने लिखा, k इंटू 20 इजकल टू आपका 10 मिली एम्पेयर जो करंट आपका आउटपुट में मिली थी, उससे आपने k निकाला, वो आपका आ गया 1/2 10⁻³ 0.5 मिली, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको ये देखना है कि इसकी क्या वैल्यू है, 11101, ये आपका इसका डेसिमल में देखें तो 29 वैल्यू है। तो ये भी सेम उसी तरीके से होगा, आउटपुट करंट इस k इंटू आपका 29, तो k कितना है 1/2 इंटू 10⁻³ और ये आपका 29 जो ये उन्होंने पूछा है, ये क्या है 11101, तो इससे आपका 14.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है, 29 का आधा। ओके, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप इसको देख रहे हैं कि ये आपका कितने वैल्यू है, ये आपका 20 है और इसके लिए 10 मिली एम्पेयर करंट है, ये कितना है आपका 29 है। जब 20 के लिए 10 मिली एम्पेयर है तो 29 के लिए उसका आधा हो जाएगा, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि उसके लिए 14.5 मिली एम्पेयर आपकी करंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर दिए हैं बाइनरी में, इनको कन्वर्ट करना जरूरी है डेसिमल में। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि फास्टेस्ट टाइप का एडीसी आपका कौन सा है, ऑब्वियसली बात है फ्लैश कन्वर्टर आपका फास्टेस्ट टाइप का, और यह एक पैरेलल स्टेप में आपको आउटपुट देता है, इसीलिए ये बहुत फास्ट है। जो डिवाइसेस पैरेलली आपका काम करती हैं वो फास्ट होती है, सीरियली वाली आपकी हमारी कम फास्ट होती हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं 439 है, ISRO 2014 का ये भी क्वेश्चन है। फॉलोइंग वेवफॉर्म शोज आउटपुट ऑफ 4-बिट डैक विद 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज के साथ में 4-बिट डैक का मैं आउटपुट दिया है। द 4-बिट डिजिटल इनपुट ऑफ अ डैक इज कनेक्टेड टू 4-बिट अप काउंटर, और इसका जो डिजिटल इनपुट है उसको अप काउंटर से जोड़ा है। द 1-बिट इनपुट ऑफ डैक 1, या ये क्या लिखा है फर्स्ट, स्टक एट 0 विच इज दिस बिट, तो एक बोल रहा है कि एक बिट आपकी इनपुट की डैक के इनपुट की वो 0 पे अटक गई है, स्टक एट 0, तो वो कौन सी वाली बिट होगी, तो ये हमें बताना है हमारी कौन सी बिट होगी। तो बिट 0 LSB या बिट 1 2 3 4 बिट है टोटल, उसमें से कौन सी बिट होगी, हमारी सेकेंड बिट होगी। ये इन्होंने ग्राफ भी दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे बात क्या कह रहा है कि ये जो आप ग्राफ को देखो तो 0.9375 ये अलग अलग आपकी वैल्यूज है, 0, फिर ये लेवल है, फिर 2.5 वोल्ट है, फिर ये वोल्ट है, ये आपकी 4 बिट की 4 लेवल्स हैं। आप अगर देखो तो ये जो 0.9375 बिट 0011 के बाद आउटपुट आपका 0 हो जाता है, ये देखो इस पर ये अटक जा रहा है। ओके, यही बात उन्होंने बोली थी कि ये हो गया, उसके बाद फिर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप यहाँ पे ये चेक करो किस वाले खाँचे में या मतलब पार्टीशन में ये आपका 0 हो जा रहा है। आप देखो तो ये देखो आपका पहला यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो आराम से चला जा रहा है, ओके, फिर वो नीचे आ रहा है लेकिन फिर दोबारा जा रहा है स्टेप करके, और यहाँ 2.5 वोल्ट से यहाँ भी जा रहा है और फिर वो नीचे आ रहा है, वो 2 बार में ऊपर जाता है, पर यहाँ से आपका बिल्कुल नीचे आ गया वो, तो फिर वो रिपीट, ये साइकिल को रिपीट कर रहा है। एक आपकी साइकिल, ये इतनी साइकिल है, इस साइकिल में अगर बात करो तो देखो यहाँ पे वो एक बार में ऊपर जा रहा है, ये कह सकते हैं 0 हो रहा है, स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। तो ये आप किसके लिए फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए 0.9375, ये कौन सी बिट है, बिट 2 है ये। तो इस ग्राफ को देख के यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देना था। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 435 पे। यहाँ पे बात कर रहा है कि 8 बिट का एडीसी यूज है, उसका फुल स्केल है आपका 2.55 वोल्ट, इफ द अदर क्यूमुलेटिव एरर्स आर 2.55 मिली वोल्ट, अदर एरर उसके 2.55 मिली वोल्ट है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एरर। तो आपका मैक्सिमम एरर कितना होगा, तो यहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला इसको स्टार मार्क भी किया है, वो फॉर्मूला है अधिकतम आपका जो एरर है क्वांटाइजेशन एरर प्लस क्यूमुलेटिव एरर। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर के साथ क्यूमुलेटिव एरर को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका मैक्सिमम एरर मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्वांटाइजेशन एरर आपका 10 मिली वोल्ट आपको पहले से लेना, ये हमेशा होता है। क्वांटाइजेशन एरर की बात करें तो 10 मिली वोल्ट है वो। तो यहाँ पे ये जो 8 बिट एडीसी 2.55 वोल्ट, इसका कोई काम नहीं था, आपको सीधे से 2.55 मिली वोल्ट उठाना था और इसको 12.55 मिली वोल्ट कर देना था। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है, सीधे से आपको अधिकतम एरर के लिए, ये जो मैक्सिमम एरर के लिए क्वांटाइजेशन एरर और क्यूमुलेटिव एरर को ऐड करना है। तो क्यूमुलेटिव एरर आपका क्वेश्चन में दिया है और क्वांटाइजेशन एरर आपको पता होना चाहिए 10 मिली वोल्ट। तो 10 मिली वोल्ट प्लस 2.55 आपका 12.55 मिली वोल्ट, और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं था। ISRO का ये भी क्वेश्चन था 2008 का। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कंपेरेटर्स रिक्वायर्ड इन A to D कन्वर्टर 8 बिट का है, तो 2 की पावर 8 और उसमें से 1 घटा देना है, तो 256 माइनस 1 255। तो नंबर ऑफ कंपेरेटर वाले ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडीसी यूजेज ओवर सैम्पलिंग इन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो ओवर सैम्पलिंग, ओवर और सैम्पलिंग एक साथ है, तो ओवर सैम्पलिंग को हमारा कौन सा एडीसी यूज करता है, तो आपका सिग्मा डेल्टा एडीसी जो है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आपका ISRO का क्वेश्चन है वैसे भी, कि कौन सा एडीसी है जो आपका एक ओवर सैम्पलिंग को यूज करता है, तो आपका सिग्मा डेल्टा एडीसी है जो ओवर सैम्पलिंग को यूज करता है, ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद 440 पे आते हैं, अ 10 बिट एडीसी हैज अ रेंज ऑफ प्लस माइनस 0.5 सिर्फ 5 वोल्ट, तो 10 बिट एडीसी उसकी रेंज प्लस माइनस 5 वोल्ट है। द रेजोल्यूशन ऑफ दिस एडीसी,
तो हमें रेजोल्यूशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत आसान सी चीज़ है। रेजोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या देखा, 2 की पावर n से आप डिवाइड करोगे और ऊपर आप क्या करोगे, जो रेंज है, रेंज का मतलब है ±5 वोल्ट से मतलब -5 वोल्ट और +5 वोल्ट आपका 10 हो जाएगी रेंज 10। तो 10 को आप 2 की पावर n से डिवाइड कर दो। अब 2 की पावर n में आपका n क्या है, 10, तो ये कितना होता है आपका 1024, पर आप इसको करीब करीब 1000 अज्यूम कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी क्या आ गई, 10/1000, तो कितना हो जाएगा 10 मिली वोल्ट। तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट इंपॉर्टेंट है, कितने बिट का एडीसी है, और आपकी जो ओवरऑल रेंज जिसमें आपका ये सिग्नल फैला हुआ है -5 से 5 मतलब टोटल 10, जो पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे वो 10 हो गई आपकी। तो 10/10 की पावर 3, तो आपका 10 मिली वोल्ट आ गया एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे वही क्या रेजोल्यूशन के लिए आपका या तो Vmax - Vmin/2 करना है, उसमें 2 की पावर n से डिवाइड करना है रेजोल्यूशन के लिए। यहाँ पे 2 की पावर n आपका छूट गया है, तो ये 2 की पावर n से किया तो ये आपका ये आ गया 5 - -5, तो आपका 10/2 की पावर 10, और वही चीज़ है 10 मिली वोल्ट अप्रॉक्स। वैसे तो ये 1024 था, बट उसको अप्रॉक्स लेंगे तो 10 मिली वोल्ट ही आ जाएगा आपका। उसके बाद 441 में आते हैं, द इनपुट वर्सेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है यहाँ पे। ऑफ अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डैक है ये, एक तरीके का डैक है। इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो हमें टेबल में दिया है। ओके, पूछ क्या रहा है, इनपुट ओके, ये पूछ रहा है कि कन्वर्टर हमारा क्या दिखाना चाह रहा है। ये जो कन्वर्टर है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इस टेबल के अंदर से कन्वर्टर क्या दिखा रहा है। तो इनपुट है हमारा 000, फिर 010, फिर 100, फिर 110। इनके लिए अलग अलग आउटपुट की वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारा ऑफसेट एरर को दिखाना चाह रहा है। ये जो आपका ये जो टेबल है ये आपका ऑफसेट एरर को दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 0 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आना चाहिए। तो मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूँ तो 0, 2, 4, 6 ये वोल्ट, ठीक है। ये अलग अलग आउटपुट वैल्यू, क्योंकि इधर क्या है, कन्वर्टर की दूसरी साइड एनालॉग वैल्यू है और आपके कन्वर्टर के इधर डिजिटल वैल्यू है। ओके, तो एनालॉग वैल्यू जो आपको दिखा रहा है उसमें गलती कहाँ पे आ रही है, 2 की जगह 2.1 कर दिया, जो कि मैंने ये अंडरलाइन किया है पिंक पेन से, और ये आपका 5.9 कर दिया 6 वोल्ट वाला। तो इसमें 0.1 वोल्ट आपका ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये आपका किस तरीके का एरर है, ये आपका ऑफसेट एरर है। आपको इस टेबल से देख के बताना था जो एरर है भी, अगर पहले तो चेक करना था एरर है या नहीं है। एरर है क्योंकि 2 और 6 वोल्ट की जगह 2.1 और 2.6 दे रहा, 5.9 दे रहा है। एरर है तो फिर किस तरीके का एरर है, तो आपका ऑफसेट टाइप का एरर है। तो ये आपको बताना था यहाँ पे। उसके बाद बात आती है द एडीसी दैट इज मैक्सिमम क्लॉक पीरियड इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे एडीसी है जिसका मैक्सिमम क्लॉक पीरियड है वो कितने बिट्स के इक्वल है। ओके, या फिर सीधे से ये बोले तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि एक तरीके का एडीसी है जिसमें जो जितनी क्लॉक पीरियड है मैक्सिमम वो उसकी बिट्स के बराबर है। मतलब अगर 5 बिट का अगर एडीसी है तो 5 ही क्लॉक वहाँ पे लगेंगी हमें उसे इस्तेमाल करने में। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी हो जाएगा। ये याद रखेंगे कि जो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी है इसमें अगर आप 5 बिट यूज़ कर रहे हैं तो 5 क्लॉक पीरियड लगेंगे, 10 बिट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके ऑपरेशन के लिए, आउटपुट लेने के लिए आपको 10 बिट पूरी की पूरी लगेंगी। तो जहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू आपका मैक्सिमम क्लॉक पीरियड होगा तो वो आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप एडीसी होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करी है कि एक्यूरेसी व्हाट ओवरऑल एक्यूरेसी कुड वन रीजनेबल एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 10 बिट एडीसी। तो एक 10 बिट एडीसी को बनाने के लिए हमें कितनी एक्यूरेसी हमारी चाहिए रहेगी वो हमें बतानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आप फॉर्मूला लगाओ तो परसेंटेज में निकालना है, उसके लिए ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। इस 100 का और कोई काम नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू हमने 1 वोल्ट ले ली है और जो हम रिजोल्यूशन निकालते हैं कि ऊपर जो आपका वोल्टेज है अपन 2 की पावर n उसमें -1 कर देते हैं कभी कभी, और -1 नहीं भी करते तो भी वो लगभग वही वैल्यू देता है। तो यहाँ पे n आपका 10 है तो 10 बिट के लिए 2 की पावर 10 -1, और ऊपर क्या है 1 × 100, क्योंकि 100 हमने परसेंटेज के लिए किया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100/1000। अगर राउंड में मोटी मोटी बात बोले तो 100/1000, तो ये आपका दे देगा 0.1%, तो आपका वही आंसर है। ये जो 100/1023 लिखा है, अगर आप 100/1000 भी करते तो भी आपको यही आंसर मिलता। तो 100 तो परसेंटेज के लिए क्या है, और क्योंकि यहाँ पे 10 बिट है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर 10 से डिवाइड करना है। तो ये आपका 1% आपका 0.1% आपका इतना ओवरऑल एक्यूरेसी होनी ही मतलब चाहिए देगा। एक्यूरेसी का मतलब कि जो वैल्यू आपका आउटपुट दे रहा है वो आपका जो एक्चुअल आउटपुट है उससे बस 0.1% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 446 पे। यहाँ पे बात कर रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डैक विद फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3.5 वोल्ट हैज अ रेजोल्यूशन क्लोज टू 14 मिली वोल्ट। उसका बिट साइड यहाँ पे पूछा, उल्टा पूछा है। ओके, तो रेजोल्यूशन किसके इक्वल हो गया आपका,
जो आपका आउटपुट वोल्टेज है अपॉन आपका 2 की पावर में आपकी कितनी बिट है, ये इसके इक्वल हो गया। तो अब इसको इधर कर देंगे रेजोल्यूशन को नीचे, तो आपका बिट जो वैल्यू है वो आपका जो टोटल वैल्यू है अपॉन रेजोल्यूशन वैल्यू, तो ये आप निकाल लो 3.5 और यहाँ से आप 0.014 जो ये आपका 14 मिली वोल्ट है। तो इसको जब सॉल्व करोगे और उसको 2 की पावर के इक्वल करके देखोगे तो ये आपका 8 बिट के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये कुछ आपका 256 के इक्विवेलेंट वैल्यू देगा। अब इसको आप चेक करोगे तो 2 की पावर n में तब आपको 8 बिट आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब ये जो 3.5 है इसको 0.014 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको करीब 256 के आसपास वैल्यू देगा, इसलिए ये 8 बिट हो गया। ओके, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि रिजोल्यूशन इक्वल तो आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज अपॉन 2 की पावर n, तो फॉर्मूला वही यूज़ किया, इसमें रिजोल्यूशन को नीचे भेज दिया, 2 की पावर n को ऊपर भेज दिया है। तो इस तरीके से यूज़ किया है हमने। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे बात कर रहे हैं 447 में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड 3 बिट फ्लैश एडीसी के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, तो 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7 आपको कंप्यूटर चाहिए यहाँ पे पूरे। उसके बाद आते हैं 443 में कि ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन 443 यही वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर ये लिखा है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में आपका 8 बिट टोटल दे रखी है। तो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे n पर अधिकतम ऑप्टिमल शीर्ष से शीर्ष, मतलब मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए वो हमें बताना है। तो n अपॉन 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8 अपॉन आपका 8 बिट 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 4, तो ये सॉल्व करके आपका 7.5 वोल्ट इससे आंसर आपको मिल जाएगा। 8 अपॉन 256 इंटू 240, तो ये आपका 7.5 वोल्ट आपका मैक्सिमम पीक टू पीक वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ अलग अलग बातें दी गई हैं, इसको डिटेल में नहीं देख रहे, टाइम टेकिंग है। सिग्निफिकेंट 4 बिट्स बोली हैं, आर डिवन बाय द 4 बिट डेटा फ्रॉम द बाइनरी काउंटर, मतलब 4 बिट को डिवन किया जा रहा है 4 बिट के थ्रू। तो मतलब काफ़ी डिटेल और एक अलग तरीके के क्वेश्चन है, इसको यहाँ कवर नहीं करें, DRDO में पूछा था ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल है n अपॉन 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, और जो 4 बिट दिया है वो 2 की पावर m में आपका m 4 बिट है, ये 4 बिट है यहाँ पे 2 की पावर 4। तो ये इस तरीके से हो गया। बीच में एक क्वेश्चन ये था, इसको देख लेते हैं 442 कि इन अ वेटेड रजिस्टर, वेटेड टाइप का रजिस्टर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये एक डैक है, वेटेड टाइप का डैक है। ओके, कन्वर्टर विद एन 8 बिट इनपुट, इफ द रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू MSB इज 2K, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू LSB, इसमें रेजिस्टेंसेज होते हैं अलग अलग वैल्यू के। तो 8 बिट का उन्होंने पूरा दिया है और रेजिस्टेंस जो MSB से करस्पॉन्डिंग है वो आपका 2K है, और वो पूछ रहा है LSB से कितना रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी मैं कहूँगा। इसका फॉर्मूला ये होता है सीधे से कि R ऑफ LSB, अगर रेजिस्टेंस का LSB का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो R ऑफ MSB जो है उसमें आप 2 की पावर जितनी भी बिट है तो n-1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ये 2K है, 2K में आप 2 की पावर आपका 8 बिट है तो 2 की पावर 7 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका कितना दे देगा वैल्यू, 256 K आपको वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये 2 है, ये 2 की पावर 7 है, ये कितना बना देगा 2 की पावर 8K, और 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा 256 आपका किलो ओम। तो ये जो सिर्फ 2 था इसमें 2 की पावर पूरी की पूरी 7 मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 256 किलो ओम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखेंगे, R ऑफ LSB इजकल टू R ऑफ MSB इंटू 2 की पावर n-1। और अगर कभी आपसे R ऑफ MSB पूछ ले, ओके, तो इसको नीचे कर देंगे, तो R ऑफ LSB जो है उसको 2 की पावर n-1 से डिवाइड कर देंगे। ये किसकी बात हो रही है, वेटेड रजिस्टर डैक की बात हो रही है। उसके बाद ये सारे हो गए, फिर आते हैं इधर 451 और 448 पे। तो 451 में पूछ रहा है कि ये ब्लॉक डायग्राम जो है ये किसका ब्लॉक डायग्राम है आपका, ये 451 में पूछ रहा है। तो ये आपका एक तरीके का ADC का आपका ब्लॉक डायग्राम है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पे जो आपको, क्योंकि देखो आउटपुट में क्या मिला है, डिजिटल काउंटर के थ्रू आपको आउटपुट मिला है, जिसकी ये काफ़ी सारे आउटपुट है। तो ये आपको ऑब्वियस ही बात है, आउटपुट ये आपको बाइनरी में कुछ आउटपुट देगा, और यहाँ इनपुट हम दे रहे हैं जो कि इंटीग्रेटर और कंप्यूटर में दे रहे हैं। तो इसको देख के समझना चाहिए कि जो इसका इनपुट है वो एनालॉग है और आउटपुट डिजिटल है, तो ये ADC हो गया एक तरीके के। ओके, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ अ 555 टाइमर, तो 555 टाइमर की आउटपुट वेवफॉर्म आपकी रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, ये याद रखेंगे। ओके, 555 टाइमर की आउटपुट वेवफॉर्म आपकी रेक्टेंगुलर टाइप की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 448 पे
यहाँ पे बात कर रहा है कि 8-bit SAR टाइप ADC इज वर्किंग विद 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। एक SAR टाइप का ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। ओके, तो वो 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक के संग काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम आपका कितना होगा। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम ऑफ द ADC विल बी अप्रॉक्स। तो आपका टाइम कितना हो गया 1/f, फ्रीक्वेंसी से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इतना हो गया 1 माइक्रो सेकेंड आ गया। बट क्योंकि 8 बिट का है तो जो 1 माइक्रो सेकेंड आया है उसको आपको 8 से फिर मल्टीप्लाई करना है जितनी बिट है। तो देखो यहाँ 1 माइक्रो सेकेंड तो आया क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात है, बट 8 बिट है तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 8 माइक्रो सेकेंड। ओके, जितने बिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपका कन्वर्जन टाइम आया 1 उसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने जो वर्ड दिया मैक्सिमम, तो इसी से दिमाग में रखेंगे कि मैक्सिमम जब दिया तो आपको जितने बिट है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन पूछा है 8 बिट डैक का, तो रेजोल्यूशन आपका 8 बिट डैक का आपका 1 आपने एक मतलब रेफरेंस वोल्टेज ले लिया अपन 2 की पावर n-1, और यह सिंपली आपका क्या हो गया वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू अपन 2 की पावर n, लगभग ये वही वैल्यू देगा। जैसे n को अगर 8 रखते हैं क्योंकि 8 बिट है तो 1/2 की पावर 8-1 तो आपका 1/255 आ जाएगा, और 1/255 आप ये भी तो बोल सकते हैं लगभग 256 के इक्वल है, तो एक ही बात हो गई। तो यहाँ तो आंसर 1/255 आ गया एग्जैक्ट आंसर। इसमें 1 माइनस करना जरूरी है, बट जैसे काफ़ी सारे जगह काफ़ी फार्मूले में क्वेश्चन में 1 को माइनस नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर 1/256 आता है जो कि इक्विवेलेंट है, बट एक्यूरेट आंसर आपका 1/255 है। ओके, तो 1/2 की पावर n-1 ये आपका 8 बिट डैक समझ रहे हैं, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर का रेजोल्यूशन है। ओके, ये हमने देख लिया था। आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ 555 टाइमर आपका रेक्टेंगुलर टाइप का वेव फॉर्म होता है आउटपुट। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं 450, यहाँ पे क्या कह रहा है द बेसिक ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये भी आपका डैक है। तो इसका बेसिक ब्लॉक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आपका क्या होता है, यूपीपीसीएल एई में क्वेश्चन पूछा था ये। ओके, तो आपका ओपैम्प समर सर्किट होता है। अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की डैक की, तो जो डैक होता है उसमें आपका बेसिक ब्लॉक जो होता है सबसे ज़्यादा, वो आपका बेसिक ब्लॉक में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, बेसिक ब्लॉक एक डैक का, तो आपका ओपैम्प होता है और समर सर्किट होता है ये, ठीक है, समर होता है, ये याद रखेंगे समर सर्किट। अब इसमें बहुत सारे सर्किट हो गए, वोल्टेज फॉलोअर टाइप का ओपैम्प हो गया, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हो गया, इन्वर्टर टाइप का, ये सब नहीं, आपका समर सर्किट जब हम डैक की बात कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद एक दो कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। 453 क्या कह रहा है कि एन 8 बिट का डिजिटल डेटा दिया है जिसको हमने ADC में डाला है, जो उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मतलब है। ओके, ये डेटा दिया है, मतलब इसकी एनालॉग वैल्यू आपको करस्पॉन्डिंग निकालनी पड़ेगी। द रेफरेंस वोल्टेज इज 10 वोल्ट, द एनालॉग आउटपुट वोल्टेज विल बी, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना होगा हमें ये बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन समझते हैं, सॉल्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, एक एनालॉग टू डिजिटल टाइप का कन्वर्टर है, आपने एनालॉग डेटा दिया है, तो आपको पहले, और 8 बिट का ये समझना जरूरी है, तो आपको पहले ये जो डिजिटल वैल्यूज हैं इनके रिगार्डिंग एनालॉग आपको डेटा निकालना पड़ेगा। तो इधर से आप शुरू करेंगे 0011 LSB साइड से, तो 0011 अभी जो 2 1 है उसका मतलब है 4 और 8। ओके, इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू के हिसाब से, जैसे पहला है आपका 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, इसी तरीके से आखिरी में आपका ये 101 है। इधर से इधर जाएंगे तो ये आपका 128 है, 32 है और 8 4, इसको आप जोड़ दो तो ये आपको दे देगा 172 वोल्ट। मतलब आपने एक्चुअल में 172 वोल्ट आपने इनपुट में दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। तो अब ये 172 वोल्ट को आपको फिर से एनालॉग वैल्यूज में बना के देगा, बट यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि रेफरेंस वोल्टेज है प्लस 10 वोल्ट, मतलब जो भी वैल्यू देगा वो 10 वोल्ट के रिगार्डिंग देगा। अब देखो ये आपका 172 है और आपका क्योंकि 8 बिट है तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 256 वोल्ट। तो आपको ये निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि 172 256 के रिगार्डिंग कितना है। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेटर में जैसे कर रखा है, तो ये आपका हो गया 170, ये आपका हो गया सॉल्व करके 172/256 आपका हो गया 43/64। अब इस 43 को 64 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका देगा 0.67 करके। तो ये आपका जब इसमें आप क्योंकि 10 की रेंज में निकालना है तो इसको 10 आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6.71 आ गया। ओके, ये आपका 6.71 आ गया। देखो आपकी किससे मैच कर रहा है, ये आपका 6.71 आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, 6.74 वोल्ट उससे मिलता जुलता। ओके, तो यहाँ पे आपका ये बी सही हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं लॉजिक क्या है। डिजिटल फॉर्म में हमने ये डेटा दिया इनपुट में, जबकि वो एनालॉग डेटा था, तो इसके रिगार्डिंग हमने एनालॉग वैल्यू निकाली जो कि आई 172 वोल्ट। अब उस 172 वोल्ट को आपको जितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 250 से उससे डिवाइड किया, तो आपने एक रेशियो निकाला जो कि 43/64 के इक्वल है। अब वो आया आपका 0.671 करके। तो अब क्योंकि 10 वोल्ट के रेफरेंस में निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, मतलब 43 समझो 43 64 के रेफरेंस में कितना है
उतना ही आपको 10 के रेफरेंस में आपको निकालना है क्या वैल्यू होगी। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आपका जैसे ये 10 है और ये आपका 256 है, तो जितना 256 के रेफरेंस में 172 है, तो वैसे ही 10 के रेफरेंस में क्या वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। ओके, फिर से कहने का क्या मतलब है, 256 के रेफरेंस में 172 कितना है, उतना ही आपका 10 के रेफरेंस में क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है। तो आपका 6.71 या फिर 6.74, तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो काफ़ी सही क्वेश्चन था। उसके बाद 454 में आते हैं, यहाँ पे DMRC का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात हो रही है 4 बिट R2R डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है, डैक है एक 4 बिट का R2R टाइप का। एज ए रेफरेंस वोल्ट 5 वोल्ट इसका रेफरेंस वोल्ट है। व्हाट इज एनालॉग आउटपुट फॉर द इनपुट कोड, इसमें इनपुट कोड दिया है 1010। तो पहले आपको 1010 को सॉल्व करना है हमेशा की तरह। तो ये आपका आ गया 10। ओके, तो आपको ये आपने निकाल लिया। अब बिटों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, 5 अपॉन आपका जो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 5 अपॉन 2 की पावर n, मतलब जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है, ये रिजोल्यूशन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n, ये आपका क्या है, रिजोल्यूशन है एक तरीके से, ये आपका रिजोल्यूशन है V रेफरेंस अपॉन 2 की पावर n। तो ये आपने लगाया 5 अपॉन 2 की पावर n, क्योंकि 4 बिट है 4, और फिर यहाँ पे ये जो वैल्यूज इसके रिगार्डिंग है, मतलब ये पूरा ऐड करके आपका 10 दे रहा है, वही 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका कितना वैल्यू देगा, 5/16 इंटू 10 आपका दे देगा 3.125। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.125। तो इस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले ये जो 1010 है इसके रिगार्डिंग वैल्यू निकालो, जो वो वैल्यू है 10, फिर इसको 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो जो रेफरेंस वोल्ट है, ये आ गया 50। अब उसी 50 को 2 की पावर n, मतलब कितनी बिट है 4, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दो उसी 50 को। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे 50 को 16 से डिवाइड किया है बस। एक्चुअल में अगर देखा जाए इसको तो ये क्या है, ये 50/16 है, उसको सॉल्व कर दिया, जो आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आगे, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि इन सिग्मा डेल्टा एडीसी हाई बिट एक्यूरेसी इज अचीव्ड बाय, और हमने ऊपर देखा था कि ओवर सैम्पलिंग हम किस तरह के एडीसी के अंदर करते हैं, तो वही यहाँ से हमसे फिर से पूछ रहा है कि हम ओवर सैम्पलिंग जो है वो आप सिग्मा डेल्टा टाइप के एडीसी के अंदर करते हैं। ओके, ओवर सैम्पलिंग आप सिग्मा डेल्टा टाइप एडीसी में करते हैं। अब यहाँ पे 455 में क्या, व्हाट इज अ वोल्टेज रिजोल्यूशन ऑफ एन 8 स्टेज लैडर नेटवर्क। एक 8 स्टेज का या फिर 8 बिट बोल सकते हैं, एक लैडर नेटवर्क है, उसका रिजोल्यूशन क्या होगा। तो क्या है, V रेफरेंस अपॉन आपका 2 की पावर 8, ये हम पहले भी देख चुके हैं। 2 की पावर 8 का मतलब 2 की पावर 8 मतलब 256। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा V रेफरेंस अपॉन 256। जैसे आप ये 8 स्टेज देखोगे तो आप किस चीज़ से डिवाइड करना है, आपके दिमाग में आना चाहिए, 2 की पावर 8 से डिवाइड करना है इसको। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 459 में कि 10 बिट A to D कन्वर्टर द क्वांटाइजेशन एरर आपका कितना होगा। तो क्वांटाइजेशन एरर आपका 0.1 होगा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगी। 10 बिट A to D कन्वर्टर का क्वांटाइजेशन एरर आपका 0.1% होता है। ओके, और ये तो आपका A to D कन्वर्टर है। इसी के जैसा आपका D to A डैक कन्वर्टर अगर 8 बिट का है उसके लिए 0.4% होता है। ये अलग अलग वैल्यूज है क्वांटाइजेशन एरर की, तो ये वैल्यूज याद रखेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यूज है क्वांटाइजेशन एरर की। 10 बिट A to D कन्वर्टर के लिए आपका ADC के लिए आपका 0.1 होगा। उसके बाद पहले लास्ट के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे। यहाँ पे बात कर रहा है 462 में कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर आपका DSPs आर यूजेज अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिराइव फ्रॉम, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जिसको हमने कहाँ से डिराइव किया है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर से डिराइव किया है। ओके, हार्वर्ड आर्किटेक्चर से डिराइव किया है, जो हमारे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर के अंदर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ISRO 2008 में पूछा था। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है द इक्विपमेंट यूजेज बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो कौन से इक्विपमेंट BCD नंबर्स को यूज़ करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स को आपका यूज़ करते हैं, वो इक्विपमेंट आपको बताना है। तो आपके सारे के सारे, आपका पॉकेट कैलकुलेटर में भी BCD होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में, डिजिटल वोल्टमीटर में, सारे के सारे में आपका BCD ही यूज़ होता है। ओके, अब कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं आप 457 पे। तो 457 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा था A to D कन्वर्टर यूजेज इन अ डिजिटल वोल्टमीटर कुड बी। तो इस तरीके का हो सकता है सक्सेसिव, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऊपर भी आया था। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप, फ्लैश कन्वर्टर टाइप और डुअल स्टॉप कन्वर्टर। द करेक्ट सिग्नेचर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कन्वर्जन टाइम। सबसे पहले हमें सबसे कम कन्वर्जन टाइम वाला लिखना है, जो कि फ्लैश टाइप है। तो देखो 2, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो ऊपर भी हम कर चुके हैं। 213 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ अ D2A कन्वर्टर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4% ऑफ इट्स फुल स्केल रेंज। उसका जो रेजोल्यूशन है फुल स्केल रेंज का, उसके 0.4% के इक्वल है। तो वो किस तरीके का हो सकता है कन्वर्टर,
मतलब कितनी बिट का हो सकता है, एक्चुअली में वो बिट के हिसाब से आपको पूछना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप रेजोल्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे 1 या फिर 1 तो रेफरेंस के लिए ले लिया, 100% के लिए ले लिया, और 2n-1 इस फार्मूले को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 आपको n निकालना है, तो 2n-1 इक्वल टू 100/0.4। अब ये क्या हो गया, 2n इक्वल टू आपका ये 250 आ गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो ये n आपकी वैल्यू 256, अगर इसको 2n को 256 अज्यूम कर ले, 251 में थोड़ा और मान लो 256, तो 8 बिट आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए रहेंगे। तो 8 बिट का ये कन्वर्टर हो गया। ओके, 8 बिट का कन्वर्टर हमें चाहिए रहेगा। अगर उसकी क्या बोल रहे हैं, सॉरी, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका रेजोल्यूशन 0.4% है। तो ओके, तो 0.4% यहाँ पे रेजोल्यूशन निकालना, तो रेजोल्यूशन का ये फॉर्मूला 1/2n-1 या फिर केवल 2n भी चल जाता है इंटू 100, ये आपका रेजोल्यूशन का फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं केवल, 460 और आपका 461। पहले 461 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर अ 10 बिट डिजिटल लैम्प ADC यूजिंग 500 kHz क्लॉक। तो एक 10 बिट का डिजिटल लैम्प ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसके अंदर 500 हर्ट्ज की क्लॉक है। ओके, द मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम पूछा है और 10 बिट का है। तो पहले तो आपको एक उसकी निकालनी पड़ेगी, तो टाइम निकालो। ओके, तो ये आपका टाइम आपने निकाला। टोटल निकालने के लिए पहले तो आप क्या होता है, टाइम 1 फ्रिक्वेंसी होती है। तो देखो ये आपका जो 500 मेगाहर्ट्ज दिया था, ये सॉरी 500 किलोहर्ट्ज है, ये दिया है 500 किलोहर्ट्ज। तो 1/500 किलोहर्ट्ज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/500 किलोहर्ट्ज। अब उसको क्योंकि 10 बिट का है तो उसको आपको मल्टीप्लाई भी करना है, किससे, 2 और यहाँ पे -1। तो ये आपको 1023 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 1/f को। ठीक है, इसको ये 1/f इंटू 2 या 2 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम से फ्रीक्वेंसी, तो आप फ्रीक्वेंसी से टाइम तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी ठीक होगी। बट यहाँ पे बात हो रही है 10 बिट की, 10 बिट टाइप के डिवाइस की। इसकी 10 बिट की वजह से 2 आपको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये इसका मतलब है 1023 को 500 इंटू 10³ से डिवाइड करोगे तो आपका यह आंसर आ जाएगा 2046 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये आ गया। और या फिर 2048 भी हो सकता है, बट देखो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे गलती हो जाएगी। अगर आप 1 को कंसीडर नहीं करोगे, अगर 1 को कंसीडर नहीं करोगे तो ये 2048 माइक्रोसेकंड दे देगा। ओके, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, 1024 आ जाएगा 1023 की जगह, और 1024 आने की वजह से इसका दुगना हो जाएगा 2048। तो यहाँ पे 1 का माइनस करना बहुत जरूरी है, 2 तो यहाँ आपका 2046 माइक्रोसेकंड ज़्यादा एक सही आंसर होगा। अब आते हैं आखिरी पे, ये भी ISRO को 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात हो रही है 10 बिट, आपकी 10 बिट डैक हैज अ स्टेप वोल्टेज ऑफ, स्टेप साइज है 10 मिलीवोल्ट, व्हाट इज द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज एंड इट्स परसेंटेज रिजोल्यूशन। तो केवल स्टेप वोल्टेज दिया है, कितने बिट का हमारा डैक है वो दिया है 10 बिट का, और परसेंटेज रिजोल्यूशन और फुल वोल्टेज आपसे पूछा है, फुल स्केल वोल्टेज। ओके, तो VFS का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ये क्या है, एक डैक है, एक तरीके का 10 बिट का डैक है। ओके, तो ये आपका स्टेप साइज आपका 10 मिलीवोल्ट दिया है, बिट की संख्या मतलब जितनी भी बिट का डैक है वो दिया है 10। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, VFS फुल वोल्टेज, तो 2n-1 और इंटू डेल्टा के इक्वल होता है आपका। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 इंटू आपका डेल्टा जो भी 10 मिली वोल्ट है, सॉल्व होकर 10.23 वोल्ट आ जाएगा। तो आपका 10.23 वोल्ट आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन A और D तो हो गए गलत, क्योंकि उसमें 10.24 वोल्ट है। ठीक है, ये गलत हो गया। अब B और C में से सही होगा। अब आपको रिजोल्यूशन निकालना है। रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है आपका ये स्टेप साइज अपॉन फुल स्केल वोल्टेज और इंटू 100। तो ये आपका 10 मिली वोल्ट, ये आपका 10.23 और इंटू 100। तो ये सॉल्व करके लगभग आपको 0.1% आएगा। तो इसका रिजोल्यूशन आपका 0.1% सही होगा, ना कि 0.5 और पॉइंट ये सब। ठीक है, ये 0.5 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 5 गुना हो गया 0.1 से। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले डैक के और आए आपके, कि V फुल स्केल वोल्टेज आपका 2n-1 इंटू स्टेप साइज, और आपका क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया आपका स्टेप साइज और अपॉन V फुल स्केल वोल्टेज और इंटू 100। और अगर आप इस तरीके से भी देखें, आपका रेजोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2n-1, और यहाँ पे जो भी वोल्टेज होता था उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते थे। ये आपका रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता था। अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप इसको 2n-1 को दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका डेल अपॉन VFS। तो देखो ये वहीं से फॉर्मूला बन गया कि डेल अपॉन VFS भी आपका रेजोल्यूशन के इक्वल है। तो यहीं से हमने लिखा परसेंटेज रेजोल्यूशन डेल अपॉन VFS इंटू 100। तो फॉर्मूले एक दूसरे से आ रहे हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला था रेजोल्यूशन का ये कि 1/2n-1 और आपका इंटू 100, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। यहाँ से आपने इसको सॉल्व किया है।